नॉलेज 4.4 मेटालिक बॉन्ड। अभी तक जो पढ़े हैं वो आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। अब हम मेटालिक बॉन्ड पढ़ने लगे। एसएलओस क्या है, डिफाइन करना है मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद अगला एसएलओ है मेटालिक बॉन्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉलिड। ऐसा सॉलिड है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉलिड अट्रैक्शंस बिटवीन क्लाउड या सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिवली चार्ज केटाइंस। एक्सप्लेन करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड द स्ट्रक्चर। जस्टिफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटालिक बॉन्ड। यानी मेटालिक बॉन्ड में मेटल्स करंट क्यों पास करता है उसकी प्रॉपर्टीज जस्टिफाई करनी है, और मेटालिक बॉन्ड के अंदर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दिखाना है। ये सब कुछ मैं आपको 1-2 मिनट के अंदर समझा सकता हूं एक डायग्राम की मदद से। तो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम सिमुलेशन में चलते हैं इसको समझने के लिए। सिमुलेशन से ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये ऊपर वाला क्या करे, ये वाला नहीं नहीं नेट नहीं आ रहा। एक मिनट वापस चलो, ये नहीं दिखाओ। ये चले ओके, फुल स्क्रीन। स्टूडेंट्स ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप नोटिस करें इस डायग्राम को, खुद ऑब्जर्व करें ये है क्या। आपको बेसिकली इसमें पॉजिटिव न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं और इन न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, पहले तो इस सिमुलेशन को समझते हैं, बाद में इसको यूज करते हैं। व्यू बोर्ड खोलें जरा। मान लीजिए स्टूडेंट्स के मेरे पास सोडियम मेटल है, तो मैं ये सोडियम मेटल के एटम्स बनाऊंगा। सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर शेल्स, और शेल्स में मैं क्या बना देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स। मैं वैलेंस शेल बना रहा हूं। वैलेंस शेल होता है लास्ट शेल। इसी तरह ये दूसरा एटम, उसके सेंटर में न्यूक्लियस, ये उसका वैलेंस शेल, और उस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस, ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। इस तरह ये न्यूक्लियस और इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। आप में से कोई बच्चा कमेंट करे कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। शाबाश, जल्दी बताएं, मेटल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का? दे पॉजिटिव चार्ज है। they are able to lose electron and get positively charged। ठीक है ना। अब सवाल यह है कि सर why they are able to lose electrons so easily? क्यों मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज आसानी से करते हैं, नॉन मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करते? इसकी वजह क्या? इसकी वैसे तो तफसील में वजह चैप्टर नंबर 10-11 में आप पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। नॉर्मली मेटल्स के एटम्स को अगर आप एनालाइज करो तो जनरली दे हैव लार्ज साइज। लार्ज साइज का नुकसान क्या होता है? जब एटम का साइज बड़ा होता है तो बेसिकली उसका न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, लार्ज डिस्टेंस। और उस लार्ज डिस्टेंस का नुकसान क्या होता है कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होता है। इट्स जस्ट लाइक मेरे पास 500 बच्चों की क्लास है, मैं स्टेज पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, तो मेरा सबसे आखिरी जो बच्चा होगा उस पर कंट्रोल कम होगा। तो इसी तरह मेटल्स जिनका बड़ा डिस्टेंस होता है, उनका मतलब साइज बड़ा होता है, तो उनके न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड भी कम होता है। अब आपने इस चीज को सामने रखना है और सिमुलेशन को दोबारा देखना है। जी पहले तो एनालाइज करें
कि इलेक्ट्रॉन्स की हरकत, मूवमेंट कैसी है, क्या किसी स्पेसिफिक एटम के इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फिक्स है या लोकेशन फिक्स नहीं है। सिमुलेशन को गौर से देखें और मुझे इस चीज का जवाब दें। सर नहीं है। फिक्स नहीं है। जब किसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फिक्स नहीं होती तो क्या हम उन्हें लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। Delocalized. वाई डी, उसको क्यों कहेंगे, क्योंकि डीलोकलाइज का मतलब ही क्या होता है, उनकी लोकेशन फिक्स नहीं है। अब सवाल है कि इनकी लोकेशन क्यों फिक्स नहीं है, ये इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं। व्यू बोर्ड पे दोबारा चलें। उसकी वजह यह है, जैसे मैंने बोला कि एटम का साइज बहुत बड़ा है, लार्ज है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से शेल्स में से नॉकआउट हो जाते हैं। नॉकआउट होने का मतलब क्या है, शाबाश, नॉकआउट होने का मतलब है बाहर आ जाते हैं, निकल आते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं तो वो इन जगहों पे आ जाते हैं। ये जो मैं जगह बना रहा हूं ना, ये इन जगहों को टेक्निकली केमिस्ट्री में बोलते हैं वॉइड्स, क्रेविसेस, वॉइड्स, खला। वैसे तो अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है खला। इस खला के अंदर आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब इस खला में आते हैं तो मुझे बताओ, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मजमूई तौर पे उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, शाबाश, Positive. positive cations. Now these atoms become cations. So there is a high chance कि इस केटाइन और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में बेटा क्या डेवलप हो, शाबाश जल्दी बताइए। Attraction. कौन सी अट्रैक्शन, कौन सी अट्रैक्शन, नाम भी बोलो। Electrostatic. वेरी वेरी गुड। कौन सी अट्रैक्शन, Electrostatic. स्टैटिक अट्रैक्शन। अच्छा, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंधा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंधा हुआ है, ये इसके साथ बंधा हुआ है, ये इसके साथ बंधा हुआ है। क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा? डेफिनेटली यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव भी करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन जब आगे मूव करेगा तो यहां पर बेटा, यहां पर कौन आएगा फिर, शाबाश, पीछे से इलेक्ट्रॉन आगे पीछे आएंगे। वाला इलेक्ट्रॉन। पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आगे आएगा। पीछे वाले की जगह कौन आएगा, उससे पीछे वाला आगे आएगा। इस तरह से ये तमाम इलेक्ट्रॉन इस पूल के अंदर रहेंगे, इस पूल के अंदर रहेंगे। कौन सा पूल, ये कैटाइंस का जो पूल है, इस पूल के अंदर रहेंगे, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। इट्स जस्ट लाइक ये मेरा हाथ है, इस हाथ के साथ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। अब ये जो अट्रैक्शंस का फिनोमेना इसमें डेवलप होगा, इन तमाम अट्रैक्शन को नेट मेटालिक बॉन्ड का नाम दिया जाएगा। अब ये चीज सिमुलेशन में आपको दिखाई हुई है, ये देखो। That's why they are called delocalized electrons, क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड बड़ा कमजोर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं और एक मोहल्ले के बच्चों की तरह खेल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। आई होप कि ये सिमुलेशन आपको समझ आ गई। अच्छा जी, अब जरा बात गौर से समझिएगा। इसके करीब मैं एक ऐसी बॉडी लेके आता हूं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर पॉजिटिव भी, लेकिन मैं यहां से चेंज कर सकता हूं। ये देखो, नीचे मेरे पास ऑप्शन है। अभी ये मेरे पास बॉडी है जिसपे नेगेटिव है और ये बॉडी जिसपे पॉजिटिव है। अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसी मेटल के पास लेके आऊंगा तो क्या तब्दीली ऑब्जर्व कर रहे हो, सारे शाबाश, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे आ जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ आ गए हैं। और अगर, शाबाश, मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी, होना चाहिए जी, इनको तो रिपेल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं। लेकिन उनके दरमियान में बैरियर देखो ना, इलेक्ट्रॉन्स का आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? पॉजिटिव पॉजिटिव की रिपल्शन है, उस रिपल्शन के दरमियान में कौन आ गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की वॉल आ गई है, ठीक है। ओके। अब मैं नेगेटिवली चार्ज लेके आऊंगा तो देखो जरा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले जाएंगे। इज इट क्लियर? अब मैं आपसे बेटा एक सवाल करूंगा, बड़ा आसान सा सवाल। क्या अभी इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? यस। तो फिर फिजिक्स के असूलों के मुताबिक, फिजिक्स के असूलों के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट फ्लो करता है। तो क्या इस मेटल में से भी करंट फ्लो कर रहा है? करेगा सर। तो इसका मतलब मैं किसी भी मेटल को हाथ लगाऊंगा मुझे करंट लगना चाहिए। तो क्यों नहीं लगता? शाबाश। सर उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो सर्किट होता। देखो जी, फिजिक्स की सही डेफिनेशन आप सुनो जो करंट की है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ करंट,
स्टेडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। स्टेडी फ्लो क्या है? ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्टेडी फ्लो क्या है? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव कर रहे हैं। अगर ये एक डायरेक्शन में मूव करें तो इन एक डायरेक्शनल फ्लो जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। अब मुझे बताओ इनका डायरेक्शनल फ्लो कैसे बनाऊं? एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव लगाऊं और एक तरफ बैटरी का नेगेटिव लगाऊं, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल नहीं हो जाएगी? एक डायरेक्शन नहीं हो जाएगी इन सबकी? हो जाएगा। कैसे भाई? सारे किस तरफ भागेंगे? सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी की कौन सी प्लेट की तरफ भागेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जब इनके ऊपर जैसे ही मैं बैटरी अप्लाई करूंगा, जैसे ही मेटालिक जो मेटल्स हैं उनके ऊपर जैसे ही मैं बैटरी अप्लाई करूंगा, तो बैटरी अप्लाई करने पे इनकी रैंडम मूवमेंट ऑर्गेनाइज हो जाएगी। इनकी रैंडम मूवमेंट जब ऑर्गेनाइज होगी तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, आई होप कि मेटालिक बॉन्ड क्या है ये समझ आ गया। स्लाइड्स पे चलें जरा दोबारा। दिस इज कॉल्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वापस कुछ किताबों में इसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिखा होगा, ये सर आपको क्लियर हो गया। वापस चलें उस पे व्यू बोर्ड पे। अच्छा जी, अब जरा कुछ चीजें देख लें। ये बेटा अब आपको तस्वीर समझ आ रही है? मैंने एक तार निकाली है कॉपर की और कॉपर के अंदर मैंने मंजर दिखाया है और आपको नजर आ रहा है कि वही चीज आपको यहां पर फुल स्क्रीन करे, वही चीज आपको यहां पर शो करने की कोशिश की जा रही है कि मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है और मेटालिक बॉन्ड के अंदर अगेन ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है और ये मेटल आयंस जिन्हें मेटल्स केटाइंस भी कहा जाएगा, ये भी आपको समझ आ गया। फिर ये डीलोकलाइज्ड और मेटल आयंस को जरा और अच्छे तरीके से यहां पे एक और तस्वीर में दिखाया गया है। फिर प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। प्रॉपर्टी में सबसे पहले प्रॉपर्टी है लस्टर। इंग्लिश जुबान का मतलब है, इंग्लिश जुबान का वर्ड है लस्टर। क्या मतलब होता है लस्टर का? शाबाश। शाइनिंग। मेटल की शाइनिंग क्या है? ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? लस्ट्रस प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स क्या करती हैं? दे मेटल्स आर नोन फॉर देयर शाइन एंड देयर यूटिलाइजेशन इन मटेरियल इन ज्वेलरी। आप में से कोई बच्चा थॉट प्रोसेस अपना इस्तेमाल करे और मुझे मेटल के लस्टर होने की वजह बताए। शाबाश, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, डिस्कशन करें आपस में और मुझे वजह बताएं मेटल क्यों चमकती है। शाबाश, मेटल के लस्टर होने की क्या वजह है? ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों? वाई? क्यों रिफ्लेक्शन क्यों होती है लाइट की? चलो मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास एक, इसको फुल स्क्रीन करें, ये एक मेटल का एटम है। जी जी जब जी, इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है तो बिल्कुल ये सही एनर्जी बोला। रिलीज नहीं करता। ये क्या करता है? लाइट एनर्जी रिलीज करता है शाइन की हाँ शक्ल में, मतलब बिल्कुल, ये लाइट जो भी बच्चा है, ये जो हो बच्चा, जाता इसको शाबाश, इसने बिल्कुल ये ठीक जवाब दिया कि मेटल्स के अंदर होता क्या है, आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन तो भाग चुका होता है ना, वो तो निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड है। तो भाई यहां पर क्या है? वैकेंसी। वैकेंसी मतलब खाली सीट है। अब जैसे ही इस मेटल पे चमकती हुई रोशनी पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, किसी बल्ब की रोशनी पड़ेगी, तो रोशनी क्या है? एनर्जी। वो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेंगे? शाबाश, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स। नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके नीचे से कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो इस अमल को क्या नाम देते हैं? चैप्टर 3 में पढ़ के आए हो, शाबाश, एक्साइटेशन। अब वही इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे वापस गिरेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो जब इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो शाइन की शक्ल में रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए मेटल्स के जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो भाग जाते हैं तो नीचे वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का अमल करते हैं जिससे मेटल की सरफेस चमकदार और चमकीली नजर आती है। अब अगर इस मेटल पे मैल कुचैल आ जाए, डस्ट आ जाए, तो उसकी चमक खत्म, क्योंकि उसके अंदर ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का प्रोसेस ब्लॉक हो गया। तो ये इसकी वजह है। एसएलओ का पार्ट तो नहीं है लेकिन हमें समझने में मसला भी कोई नहीं है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? शाबाश, हीट कंडक्टिविटी। मेटल को एक जगह से गर्म करो, दूसरी जगह तक हीट पहुंचती है।
इसकी थॉट प्रोसेस सोचो, इसकी क्या वजह हो सकती है? शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स की हरकत। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सिमुलेशन खोलें जी, सिमुलेशन में आप इलेक्ट्रॉन भागते हुए देख रहे हो ना, वो भागते हुए इलेक्ट्रॉन यही करते हैं कि यहां से हीट करेंगे तो यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एक एंड से कहां पहुंचेंगे? दूसरे एंड। तो हीट को एक जगह से कहां ले जाएंगे? दूसरी जगह, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट्स व्हाई दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज। जी, नेक्स्ट है डक्टाइल। व्हाट इज मेंट बाय डक्टाइल? डक्टाइल का वर्ड निकला डक्ट्स। डक्ट किसे कहते हैं? नालियों को, तार को, नाली को, छोटी छोटी नालियां, छोटी छोटी तारें। तो मेटल्स को स्ट्रेच कर किया जा सकता है। मसलन मैं एक और सिमुलेशन आपको दिखाता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा। जाओ वाला क्या हुआ? इसी को रिवर्स करो, बैक करो, ये पहला पॉइंट। ओके जी, अब आपको डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी के बारे में भी दिखाते हैं। ले भाई, ये मेरे पास एक मेटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ये स्लो क्यों हो गए? आप मुझे वजह बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्लो क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि ये मेटल का टेम्परेचर ठंडा है। अगर इस मेटल को गर्म करूंगा, हीट प्रोवाइड करूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तेज हो जाएंगे, भागेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देख के आप ये बता सकते हो कि इस टाइम मेटल का टेम्परेचर लो है, इसलिए इसके अंदर मूवमेंट भी लो नजर आ रही है। चलें बहरहाल, अब हम क्या करेंगे, हम हथौड़ी मारते हैं इसके ऊपर। जैसे हम हथौड़ी मारेंगे, इसके अंदर तब्दीली देख रहे हो क्या आ रही है? फुल स्क्रीन कर दें इसको जरा, ये देखें, हथौड़ी मारते हैं, इसके अंदर तब्दीली क्या आ रही है? दिस इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, इसको मेलेबिलिटी कहते हैं। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ कि अगर मैं इस मेटल को दबाऊं, प्रेशर इसके ऊपर डालूं, तो क्या ये लेयर स्लिप कर सकती है एक दूसरे पे? स्लिपिंग हो सकती है इनकी? यस, स्लिपिंग हो सकती है। भाई जब इनकी स्लिपिंग हो सकती है तो ये रोटी की तरह, जिस तरह रोटी बेलते हैं, वैसे हम बड़ी बड़ी मशीनों की वजह से हम मेटल को प्रेस कर सकते हैं, उसकी शीट्स बना सकते हैं। शीट्स बनाना मेलेबिलिटी। उन शीट्स को काट काट के उनकी डक्ट्स बना सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो मेटल्स मेलेबल भी हैं, मेटल्स डक्टाइल भी हैं। अगर मेटल्स का आयनिक कंपाउंड्स के साथ मुकाबला करवाया जाए तो आयनिक कंपाउंड ब्रिटल थे, याद है आपको? वो प्लस माइनस की लेयर्स एक दूसरे के सामने आती थी, वो लेयर स्प्लिट हो जाती थी। यहां पर लेयर स्प्लिट नहीं होंगी, क्योंकि यहां पर एज अ होल मेटल्स के अंदर कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। चलें जी वापस चलें। तो आपको मैंने मेलेबिलिटी भी समझा दी, इस तरह शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, रैपर्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स के रैपर्स मिलते हैं हमें। और ये हमने तमाम मेटल्स के एसएलओस पढ़ लिए, कितने आराम से, कितने आसानी से हमें हर चीज समझ भी आ गई है। हम मेटालिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज भी अच्छा एक और बात, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं डिस्कस किया। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम सुनते साथ ही दिमाग में तो आता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से हम कहेंगे कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एसएलओस कंप्लीट, टॉपिक हमारा कंप्लीट। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक बड़ा चैप्टर है। फिर हम इसको पीसीडीबी की किताब से रिव्यू करेंगे सारा। हमें एक टाइम पे 2 किताबों को पढ़ने का फायदा होगा। हमने एक्सट्रीम एसएलओ के मुताबिक, यानी एसएलओ के मुताबिक जो हो सकता था, हर तरह के एंगल को कवर कर लिया हुआ। अब हमें सारा कंसेप्ट क्लियर है बॉन्डिंग का। अब हमारे सामने कोई भी किताब आ जाए, हमें कोई मसला नहीं होगा उसको पढ़ने में। तो कल मैं पीसीडीबी की किताब भी खोलूंगा ताकि हम उसको देख लें एक दफा। जी, जेटीएन स्कूल, क्या सवाल है आपका? सर जितने भी बॉन्ड्स हैं सबसे कम बॉइलिंग और ये मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड में होता है। ये देखो ना, अब ये बात आ गई सिचुएशन पे। अगर तो वो जाइंट वाला है तो फिर तो बात नहीं करेंगे ना, वो तो फिर हाई वाली साइड पे रहेगा। लेकिन अगर जनरल बात करें
तो सबसे कमजोर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि वे छोटे छोटे डिस्क्रीट कहते हैं, छोटे H2 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 H2, दीज आर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट इन यूनिट फॉर्म। यूनिट फॉर्म में कौन है? मेटालिक है, आयनिक है। तो अगर वन बाय वन देखा जाए तो मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कमजोर है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड भी अगर जाइंट बन जाए तो वो भी स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे तो आप यही बोलोगे कोवलेंट वाला वीक है, और उसमें से भी नॉन पोलर वाला ज्यादा वीक है, पोलर वाला थोड़ा स्ट्रांग है। ओके ओके, और कोई सवाल? ये सेंट्रल स्कूल ने इनका क्या सवाल है आपका? सर आपने डिफरेंस बताया डक्टाइल एंड निक्टाइल में। जी जी, मैलिएबल के बारे में। मैलिएबल होता है फ्लैट, मतलब आप देखो ना, आप मेटल्स को प्रेस करते जाओ, उनकी लेयर स्लाइड करती जाएंगी, वो फ्लैट हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड मैलिबिलिटी, फ्लैटनेस ऑफ अ मेटल। लेकिन अगर उसको आप काट दो, वायर्स में काट दो, और वायर्स में काटोगे तो वो उसकी क्या बन जाएंगी? डक्ट्स बन जाएंगी। तो वो है डक्टिलिटी। डक्ट्स बनाना डक्टिलिटी, फ्लैट करना मैलिबिलिटी। और कोई सवाल? ओके स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।